ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मामून तैयब है। क्वेश्चन है ये समर 2015 का। समर मीन्स मई जून 2015, वेरिएंट है 21। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर इज़ 86,000। कंपनी का जो उसका ईयर फाइनेंशियल ईयर 2015 में ख़त्म होता है। और ऑथराइज शेयर कैपिटल इज़ 100,000 एंड कॉल्ड अप शेयर कैपिटल इज़ 100,000। इंटरिम डिविडेंड 3,000 है। जनरल रिजर्व 20,000 है। रिटेन प्रॉफिट 14,000 है। ट्रांसफर टू रिजर्व 50,000 और पेड ऑर्डनरी शेयर डिविडेंड 0.15 पर शेयर। अब ये क्वेश्चन आपको उस वक्त देखना चाहिए जब आप मेरी कंपनी अकाउंट्स की डिटेल वीडियो ऑफ एक्सप्लेनेशन देख चुके हों, लेकिन इसमें भी मैं आपको कुछ चीज़ें बताता रहूँगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखिए, कंपनी जब शेयर्स इशू करती है, कंपनी जब बनती है, फॉर्मेशन होती है, तो उसके जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, जो डॉक्यूमेंट होता है रजिस्ट्रेशन फाइल करते वक्त जो आपको बनाना पड़ता है, विच इज़ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी एक्चुअली, जिसके अंदर कंपनी का नाम क्या होगा, काम क्या होगा, नेम, ऑब्जेक्टिव, सिचुएशन क्लॉज यानी रजिस्टर्ड कहाँ होगी, कैपिटल कितना होगा, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन स्टेटेड होती है। तो उसमें एक कैपिटल की अमाउंट स्टेटेड होती है कि इन द होल लाइफ ऑफ द कंपनी, लाइफ टाइम में कंपनी कितना कैपिटल जनरेट कर सकती है बाय इशूइंग शेयर्स इन द मार्केट फ्रॉम जनरल पब्लिक, कितना जनरेट कर सकती है। दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल विच इज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दैट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो नहीं होता जो कंपनी एक्चुअली जनरेट कर ले इन द फॉर्म ऑफ कैश, बल्कि ऑथराइज कैपिटल वो होता है जो मैक्सिमम कैपिटल है कंपनी उसमें से प्रोपोर्शन ऑफ शेयर्स इशू कर सकती है या कम्प्लीटली इशू कर सकती है, उसके बियॉन्ड नहीं जा सकते। तो यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल दिया हुआ है कि जी कंपनी अपनी पूरी ज़िंदगी में $1,00,000 का कैपिटल अक्यूमुलेट कर सकती है, और कंपनी ने किया भी यही कि 1,00,000 शेयर्स इशू कर दिए। इशू करने का मतलब है जनरल पब्लिक को ऑफ़र किए, और जनरल पब्लिक ने कहा कि ठीक है हम इसको बाय करते हैं, और उन्होंने कंपनी को पैसे देके वो शेयर ख़रीद लिए, तो वो बन गया कॉल्ड अप शेयर कैपिटल, जिसको हम पेड अप कैपिटल भी कह सकते हैं। अगर वो फुल्ली पेड है तो कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक है, और अगर इशूड कैपिटल फुल्ली पेड नहीं है तो एक कैपिटल की अमाउंट कॉल्ड कैपिटल बन जाएगी और एक अनकॉल्ड की। नहीं समझ में आई बात? मैं समझाता हूँ। कंपनी ने कहा कि जी 1,00,000 शेयर्स हम ऑफ़र कर रहे हैं जनरल पब्लिक को, और लेकिन $1 का शेयर है, लेकिन हमें इस पे इस वक्त 0.7 सेंट्स चाहिए, पूरा $1 नहीं चाहिए। तो 70,000 कॉल्ड कैपिटल हो जाएगा, और जो 30,000 है वो अनकॉल्ड कैपिटल है। जब कंपनी कॉल करेगी शेयर होल्डर्स को, जिन्होंने 70% पैसे दिए हैं, वो 30% भी दे के शेयर पूरा उनको मिल जाएगा। ठीक है ना? तो ये सिर्फ पाकिस्तान से बाहर मुमकिन है, पाकिस्तान में अवॉर्ड लॉ मुमकिन नहीं है, और हम बाहर का ही क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया। इस क्वेश्चन से इसका ताल्लुक नहीं है। हमेशा कैलकुलेशन इशूड कैपिटल या जो इशू पेड अप कैपिटल होता है, जो इशू भी है, और वही अगर शेयर होल्डर्स ने सब्सक्राइब कर लिया तो वही पेड अप कैपिटल है, और वही कॉल्ड अप कैपिटल है अगर फुल्ली सब्सक्राइब कर लिया। तो परसेंटेजेस जो लगती हैं, कैलकुलेशंस जो लगती हैं, वो हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल पे लगती हैं। ठीक है क्या? उसके बाद ये आपसे कह रहे हैं कि जी ऑर्डिनरी डिविडेंड जो आपने पे किया है वो 3,000 है, जनरल रिजर्व 20,000 है, और रिटेन प्रॉफिट 14,000 है। आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाना है, और उसके अंदर आपको इक्विटी का जो स्टेटस है वो बता दिया कि जी शेयर कैपिटल में $1,00,000 पड़े हुए हैं, जनरल रिजर्व में $20,000 पड़े हुए हैं, और रिटेन प्रॉफिट में 14,000 है। टोटल $134,000 हैं। आपने प्रॉफिट फॉर द ईयर आपने रिटेन प्रॉफिट में ऐड किया, टोटल में आ गया। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व में आपने ट्रांसफ़र कर दिया 50,000, तो 50,000 से रिजर्व बढ़ गया और रिटेन प्रॉफिट कम हो गया। अब जनरल रिजर्व में जो पैसा ट्रांसफ़र करते हैं उसकी एक एंट्री होती है, याद रखिए, और वो एंट्री होती है रिटेन प्रॉफिट डेबिट और जनरल रिजर्व क्रेडिट। ये एंट्री पेपर में आपसे पूछ सकता है कितनी है भैया, 50,000 से हमने ये एंट्री पास कर दी। इस एंट्री के पास करने के नतीजे में हमने यहाँ पे रिजर्व में एडिशन किया और रिटेन प्रॉफिट से कम कर दिया। इक्विटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। डिविडेंड पेड इंटरिम 3,000 है, 3,000 हमने यहाँ लिख दिया। इस इंटरिम डिविडेंड पेड की एंट्री पास होगी रिटेन प्रॉफिट डेबिट और 3,000 से, और बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 3,000। उसके बाद फिर ये कह रहा है कि जी टोटल आपका जो कैपिटल है वो 100,000 है। देखिए
और 0.5 पर शेयर। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? देखिए नंबर ऑफ शेयर्स भी 100,000 है, क्योंकि एक शेयर अगर $1 का है तभी तो $1,00,000 का कैपिटल जनरेट हुआ है। तो एक शेयर $1 का है तो 1,00,000 का कैपिटल है, तो 1,00,000 ही नंबर ऑफ शेयर्स हैं। बेसिकली जो पर शेयर होता है ना, पर शेयर इज़ अप्लाइड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स, और नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ पे 1,00,000 ही हैं, क्योंकि 1,00,000 कैपिटल है डिवाइडेड बाय $1 तो 1,00,000 ही आएगा। तो 1,00,000 मल्टीप्लाई बाय 0.15 इज इक्वल टू 15,000, और 15,000 से आपने एक एंट्री पास कर ली, और वो एंट्री आपने पास करी है रिटेन प्रॉफिट डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट बाय 15,000 और ये आपने एंट्री पास करके रिटेन प्रॉफिट से कम कर दिया, तो आपके पास इक्विटी आ गई 1,00,000, जनरल रिजर्व में 50 + 20 70,000, रिटेन प्रॉफिट में 14,000 + 86,000 -50,000 -3,000 -15,000 32,000, टोटल आ गया 134,000 में 86,000 ऐड हुआ, 3,000 15,000 लेस हुआ, तो आपके पास 202,000 आ गया। ये आपने इनको ऐड ऐसे करते हैं और ये आपके पास टोटल आ गया। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अब आपसे कह रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाइए। तो आपके पास शेयर कैपिटल 1,00,000 है, जनरल रिजर्व 70,000, वो जो आपने बैलेंस किया है वो बैलेंसेस यहाँ आ जाएंगे। तो रिटेन प्रॉफिट 32,000 है, तीनों को ऐड किया तो शेयर होल्डर्स फंड आ जाएगा। ठीक है जी, शेयर होल्डर्स फंड इज ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस रिटेन प्रॉफिट। शेयर होल्डर्स फंड का फॉर्मूला आपने जो ये पेपर में नहीं लिखना आपको, इस जगह पे मैं आपको बता रहा हूँ। शेयर होल्डर फंड्स जो होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। शेयर होल्डर्स फंड इज इक्वल टू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल प्लस जनरल रिजर्व प्लस रिटेन प्रॉफिट। ये मेरी कंपनी अकाउंट्स की जो वीडियो है उसमें वजाहत के साथ बात हो रही है। स्टेट 2 डिफरेंसेस बिटवीन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिसके ऊपर कंपनी प्रेफरेंशियल राइट ऑफ प्रॉफिट देती है अपने शेयर होल्डर को, कि जो कंपनी का प्रॉफिट होगा कंपनी पहले उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देगी, उसके बाद जो बचेगा उसमें ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलेगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ तो प्रेफरेंस शेयर्स और डिबेंचर्स की बात हो रही है। तो प्रेफरेंस शेयर्स आर सब्जेक्ट टू डिविडेंड whereas इंटरेस्ट इज पेड ऑन डिबेंचर। प्रेफरेंस शेयर्स हो गए आप डिविडेंड देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, परसेंटेज आपकी फिक्स होती है डिविडेंड की। अगर आपने एक परसेंटेज फिक्स की हुई है, प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है, और लेकिन वो होता डिविडेंड है कंपनी के प्रॉफिट्स में से मिलता है। कंपनी जो प्रॉफिट अर्न करती है उसमें से डिविडेंड दिया जाता है, जबकि इंटरेस्ट इज़ ऑलवेज पेड ऑन डिबेंचर्स। ये कंपनी का एक्सपेंस है। कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हुए, लोन लिया हुआ है, उस पर इंटरेस्ट पे करना है, ये उसका एक्सपेंस है। ठीक है ना, तो और ये जो डिविडेंड है ये कंपनी की अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कंपनी प्रॉफिट अर्न करेगी तो डिविडेंड देगी। ठीक है जी, तो ये तो एक हो गया इसका डिफरेंस। दूसरा, प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी का पार्ट होते हैं, कैपिटल का पार्ट होते हैं, जबकि डिबेंचर्स जो हैं वो नॉन करेंट लायबिलिटी होते हैं। ठीक है ना, एक नोमान मलिक की बुक आती है आप, और नोट्स आते हैं, दो अलग अलग हैं। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं तो मैं आपको उसकी तस्वीरें भेज दूंगा, वो आप ज़रूर बाज़ार से ख़रीदें, वो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उस पर सब कुछ दिया हुआ है, मार्किंग की से भी देखे जा सकते हैं। 0300 260 9678 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग उससे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। उसके बाद ये कह रहे हैं स्टेट 2 रीजंस वाई डायरेक्टर्स ऑफ वैरल लिमिटेड ट्रांसफर 50,000 टू द जनरल रिजर्व। भाई जनरल रिजर्व होता क्या है, प्रॉफिट्स का पार्ट होता है। प्रॉफिट जो कंपनी अर्न करती है उसमें से एक सर्टन अमाउंट एलोकेट कर देती है इन अ रिजर्व कॉल्ड जनरल रिजर्व, और वो फ्यूचर कंटिजेंसीज एमरजेंसीज के लिए होता है। फ्यूचर में कंपनी ने कोई नॉन करंट एसेट बाय करना है, रिजर्व से पैसा निकाला जा सकता है। अगर किसी कंपनी को फ्यूचर में लॉस हो रहा है तो वो अपने शेयर होल्डर्स को फिर भी डिविडेंड दे सकती है बाय ट्रांसफरिंग अमाउंट फ्रॉम द जनरल रिजर्व टू द रिटेन प्रॉफिट, एंड देन फ्रॉम रिटेन प्रॉफिट वो डिविडेंड दे सकती है अपने शेयर होल्डर को। तो हमने इसको आंसर में लिखना है, हमने लिखा वॉल्ट लिमिटेड मे विश टू बिल्ड रिजर्व्स फॉर परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट इन फ्यूचर। रिजर्व बनाना चाहती है ताकि फ्यूचर में ज़रूरत हो नॉन करंट एसेट की, रिजर्व से पैसे निकाले और ख़रीद ले।
रिटेन प्रॉफिट फॉर फ्यूचर यूज सच एज पेमेंट ऑफ डिविडेंड्स इन फ्यूचर ईयर इन केस ऑफ लॉस। अगर कंपनी को लॉस हो रहा है तो उस ईयर भी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बहरहाल दे सकती है अपने इस जनरल रिजर्व से पैसे निकाल के। ठीक है जी। और इसके और भी बहुत सारे एडवांटेज यूजेस हैं जो आपको मार्किंग की में मिल जाएंगे, और जो मेरी डिफरेंट वीडियोस इस कंपनी के क्वेश्चंस पर हैं उनमें मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। देखिए ये एक बिल्कुल अलग चीज़ है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये उसने 2 नंबर का यहाँ पे पूछ लिया। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वो फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, वो कन्वेंशंस हैं, वो प्रिंसिपल्स हैं जो हर कंपनी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए फॉलो करना ज़रूरी है, मैंडेटरी है कंपनीज़ पे, कि अगर वो इनको फॉलो नहीं करेंगे तो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उनकी इंटेग्रिटी डाउट पे होगी और उन पर कोई रिलाई नहीं करेगा। तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करना ज़रूरी है एज अ कंपनी। और वो क्यों फॉलो करते हैं? इसलिए कि जब आईएएस फॉलो करते हैं तो कंसिस्टेंसी इंश्योर हो जाती है। जब आप एक मुल्क से ज़्यादा मुल्कों में कंपनियां चलाते हैं लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जो सेट है वो अगर सेम होगा रूल्स एंड रेगुलेशंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हुए, तो फिर एक कंपैरिजन जो है वो भी आसान होगा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन का फ्रॉम वन ईयर टू अनदर ईयर, ऑफ वन कंट्री टू अनदर कंट्री, और कंसिस्टेंसी भी इंश्योर होगी जिससे यूज़र ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ज़्यादा क्लियर होगा जब वो डिसीजंस ले रहा होगा। तो हमने लिखा कि कंपनी यूज़ इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इंश्योर कंसिस्टेंसी इन प्रिपेयरिंग accounts in different countries, or to facilitate comparison of information although accounts are prepared in different countries। ठीक है, मार्किंग की में आपको इसके एक दो और भी पॉइंट्स मिल सकते हैं, और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का जब हम चैप्टर करेंगे तो उसमें इसके ऊपर डिटेल में बात की गई है। ठीक है जी, थैंक यू।